एम्बुलेंस में लेटी यूमी को सोच रही होती है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। नाक नक्शा भी बुरा, मोटी भी है, ऊपर से जिस आदमी से प्यार करती है वो इतना हैंडसम, साथ ही उसकी औकात से बाहर। धीरे धीरे उसका होश जाने लगता है और वो नर्स को बोलते सुनती है, आंखें खुली रखो, हॉस्पिटल बस आ ही गया है। वो सोचती है काश पुनर्जन्म हो जाए ताकि इस बार मैं अपनी औकात में रह के प्यार कर सकूं। हाय, मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में कि तू खुदकुशी करने चली थी। यूमी को होश में आते हुए पूछती है, आप कौन? और उससे भी बड़ा सवाल, मैं कौन हूँ और मैं खुदकुशी क्यों करूंगी? उसके पापा कहते हैं, अच्छा इसका चेहरा ठीक है वरना दहेज और देना पड़ता। यूमी को पूछती है, क्या शीशा है, मुझे खुद को देखना है। उसकी माँ कहती है, तू ठीक तो है ना, क्योंकि तुझे अपना चेहरा देखना पसंद नहीं है, इसलिए तो हमारे पूरे घर में शीशा नहीं है। वो फोन में अपना शक्ल देख कहती है, वाह मैं कितनी क्यूट हूँ। जो बेटी रोज अपने आप से नफरत करती थी आज अपने ही चेहरे पर फिदा हो रही है। वो घबरा कर डॉक्टर को बुला लेते हैं कि लगता है इसका मानसिक संतुलन हिलेला है। डॉक्टर बताता है कि यूमिको की पिछली यादें खो गई हैं और ऐसे लोगों में फिर पर्सनालिटी का एकदम से बदल जाना आम बात है। पर पड़ोस वाली बिमला क्या सोचेगी? वहीं दोनों मर्द कहते हैं, ये बच गई वही शुक्र मनाइए। यूमिको भी खुश होती है कि सिर्फ यादें ही गई है ना, जिंदगी तो अभी बची है। वो वहीं अपने मॉम डैड को पकड़ घूम घूम चल छैया छैया गाने लगती है। घर लौटकर यूमिको अपने बिखरे हुए कमरे को बड़े प्यार से देखती है। पर एक सेकेंड, ये मेरे सारे कपड़े इतने बोरिंग से क्यों हैं? वो गैलरी ओपन करती है देखने के लिए कि क्या वो ऐसे कपड़े पहना करती थी, पर उसे खुद का एक फोटो तक नहीं मिलता। एक फोल्डर माई हैप्पी प्लेस ओपन करके वो शॉक्ड हो जाती है। उसमें एक लड़के की हजारों फोटोज थी जो छुप छुप करके ली गई हूँ। क्या मैं स्टॉकर थी? इसी घबराहट में दरवाजे पर नॉक होता है। माँ आती है और बोलती है कि बिमला कमला तुमसे सवाल करने आएंगी, उससे पहले ही तुम अपने काम पर निकल जाओ। यूमिको पूछती है, मेरी उम्र क्या है? माँ बोलती है 24। अरे वाह, अच्छा मैं तो एडल्ट हूँ, मन मर्जी की चीजें कर सकती हूँ। चलो देखते हैं मेरी जिंदगी कैसी थी। यूमिको क्यूट सा आउटफिट पहनकर लोकेशन देखते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ रही होती है। रास्ते में उसे एक लड़का झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ दिखाई देता है, रंग बिल्कुल उड़ा हुआ। जैसे ही वो उसके करीब बढ़ती है चौंक जाती है कि ये तो वही है जिसकी फोटोज मेरे फोन में थी। डरते हुए वो पूछती है, हम पहले मिले हैं क्या? वो सर हिला कहता है, नहीं। यूमिको सोचती है, मैं तो सच में क्रीपी थी यार, बिना जान पहचान के ही इसकी फोटोज लेती थी। पर उसकी तबीयत खराब देख करके वो सब कुछ भूल जाती है और चुल्लू भर पानी ले आती है डूब मरने के लिए और कहती है, तुम्हें कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, एक बार मुझे देखो, मैं तो मौत को छू के टक से वापस आई हूँ। बस एक छोटा सा ब्रेक लो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी खासी है, परेशानी से डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। वो हंस पड़ता है, तुम बहुत मजेदार हो। यूमिको एम्बेरेस्ड हो जाती है और भाग निकली थी। तभी उसका जूनियर उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचकर यूमिको जोर से अनाउंस करती है, आई एम बैक। सब लोग उसे देख करके फ्रीज हो जाते हैं। यूमिको धीरे से बोलती है, क्या हुआ, मुझे कोई पहचानता नहीं है क्या? एक लड़की साकी बोलती है, पहचानते तो हैं, बस सदमे में हैं, तुम इतनी अलग जो लग रही हो। यूमिको सोचती है, हो सकता है आज मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही होंगी। तभी उसका सुपरवाइजर मिजुनो उसे देख कहता है, तुम जिंदा हो? हाँ, पर मेरी यादें चली गई हैं, तो आप लोगों की थोड़ी मदद लगेगी। सब एक एक करके अपना परिचय देते हैं और अचानक यूमिको को महसूस होता है कि उसे इस इंसान के पास होने पे इतनी घबराहट हो रही है। काम का दिन शुरू होता है और साकी उसे मीटिंग रूम ले जा रही थी। यूमिको सोचती है कि शायद वो पहले सबके लिए परेशानी बनती थी, इसीलिए अब वो तय करती है कि मैं सबसे दोस्ती करूंगी। मीटिंग शुरू होता है जो चिप्स के बारे में था। यूमिको देखती है कि पूरी टीम के लोग बिल्कुल बेजान बैठे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रपोजल वैसे भी रिजेक्ट हो जाना है। यूमिको कुछ बोलना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। फिर वो अपना बैग खोल करके एक आइडिया नोटबुक निकाल लेती है। पहले तो नोटबुक देख करके मुस्कुराती है कि मैंने कितने क्रिएटिव आइडियाज लिखे हुए हैं, पर एक पेज पर पुरानी यूमिको ने खुद को मोटी, भद्दी, गंदी, बेकार सब बोल रखा होता है। वो मन में अब ठान लेती है कि मैं इस मानसिकता को अब बदल के रहूंगी। फिर सभी से एक आइडिया शेयर करती है गर्मियों में पसंद आने वाले पाउडर बनाने का, जैसे तरबूज, बर्फ का गोला, और फिर उसके चिप्स पर छिड़क करके नए फ्लेवर्स तैयार किए जाएं। दो लोग तुरंत बोल देते हैं, ईयू, ये तो बकवास लगेगा। पर साकी बोलती है, इतना अलग आइडिया शायद वायरल हो सकता है। मीटिंग खत्म हो जाती है क्योंकि इकलौता आइडिया जो था वो यूमिको का ही था। यूमिको वहीं बैठी नोटबुक को ताकते रहती है। उसे बुरा लगता है कि पुरानी यूमिको इतना परेशान रहती थी,
पर साथ में उसे स्मार्ट भी कहती है क्योंकि उसने इतने अच्छे क्रिएटिव आइडियाज जो लिख रखे थे। तभी उसका फोन बजता है जो पुलिस का था। यूमिको घबरा जाती है कि कहीं पुलिस ये तो नहीं जान गई कि मैं स्टॉकर थी, अब वो मुझे जेल में डाल देंगे। ऑफिसर बताता है, हमें डाउट है कि तुमने खुदकुशी नहीं की, बल्कि ये किसी की तुम्हें मारने की साजिश हो सकती है, इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। यूमिको बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं, और कॉल कट हो जाता है। पहले तो यूमिको को ये बात पागलपन लगती है, पर थोड़ी देर में वो सोचती है कि किसने, शायद मुझे किजुकी नहीं मारने की कोशिश की होगी। नहीं, अगर वो होता तो मुझे देख के पैनिक जरूर करता। तो फिर कोई ऐसा हो सकता है जो मुझे प्यार करता हो और मेरे रिजेक्शन से पागल हो गया हो। उसकी बेफिजूल की इमेजिनेशन खत्म हो जाती है जब उसे जोर की भूख लगने लगी थी। ऑफिस में साकी के आसपास कई लड़के जमा होते हैं उसे लंच पर बुलाने के लिए। साकी सोचती है, आज मैं किसे हाँ कहूँ। तभी यूमिको अंदर आ जाती है, आज मेरे साथ चल जाने मन। सभी उसका ये अंदाज देख करके हैरान होते हैं। एक लड़का कहता है, तो क्या हम लड़कों वाले जॉब छोड़ दें? यूमिको कहती है, अरे तुम सब मेरे पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अच्छा ठीक है, सब चलो। वहाँ यूमिको ऐसे खड़ी होती है जैसे उसे छठियार में मिला ही ना हो। सब लड़के शॉक्ड, ये इतना खाती कैसे है, इसीलिए तो इसका वजन कम नहीं होता। यूमिको कहती है, थोड़ा सा हेल्दी होना, थोड़ा सा गोल मटोल होना और भी क्यूट बना देता है कि नहीं? और लड़के हंसी रोक नहीं पाते, समझ नहीं पा रहे थे कि ये सीरियस कह रही है या मजाक कर रही। अब इतना ठूस लेने के बाद काम पे वो झूलने लगती है। साकी उसे मिंट देती है और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताती है जिसे प्रेस करने पर नींद नहीं लगती। यूमिको साकी के डेस्क देख करके हैरान होती है कि बिल्कुल साफ सुथरा है। वो कहती है, सुंदरता के मामले में तो हम दोनों बराबर ही हैं। साकी आराम से मान लेती है, हाँ हम बराबर ही हैं, बल्कि मैं ही थोड़ी 19 लगूंगी। यूमिको अपना ड्रॉवर खोलकर देखती है तो अंदर पूरा ड्रॉवर आइडिया नोटबुक से भरा होता है। साकी पूछती है कि तुमने मीटिंग में अजीब सा क्यूट आइडिया कैसे सोच लिया? वो एक नोटबुक दिखाकर बोलती है, मेरी पुरानी सेल्फ के पास बहुत सारे आइडियाज थे, बस उसमें हिम्मत नहीं थी बोलने की, जो कि अब मैं सबके सामने लाऊंगी। साकी कुछ पेजेस पलटती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी मिजुनु कहता है, यूमिको, टीम ने तुम्हारे आइडिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, तो प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। यूमिको कहती है, हाँ सर, पर उसके अंदर कुछ बेचैनी होने लगती है जब भी मिजुनो उसके सामने आता है। मिजुनो फिर साकी को डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने बोलता है और एक हल्का कॉम्प्लीमेंट भी देता है, लेकिन यूमिको नोटिस करती है कि साकी खुश नहीं लग रही। शाम को यूमिको प्रेजेंटेशन बनाना सीख रही होती है। वो सोचती है, छोड़ो, इतना बहुत कुछ सीख लिया, बाकी कल साकी से मदद ले लूंगी। उसे ख्याल आता है कि क्या वो मुझे कल भी वहां मिलेगा। तभी उसे याद आता है कि अरे मुझे अपने बोरिंग क्लॉथिंग स्टाइल को भी तो चेंज करना है। वो श्योर होती है इस बात पर कि पुरानी यूमिको को किजुकी पसंद होगा, बस बोल नहीं पाती होगी। अगली सुबह यूमिको उसी पार्क से गुजरती है और वहाँ फिर किजुकी दिख जाता है। दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। जल्दी जल्दी वो अपने बैग में पानी की बोतल ढूंढती है उसे देने के लिए। किजुकी मुस्कुराकर दिखाता है कि वो पानी की बोतल ऑलरेडी ले आया है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और यूमिको को पता चलता है कि किजुकी रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले इस पार्क में आता है क्योंकि ये उसके लिए खास जगह है। वो भी हाँ में हाँ मिलाती है और बताती है कि मेरे लिए भी ये पार्क जरूरी लग रहा है, बस मुझे वो रीजन याद नहीं आ रहा क्यों। जब वो बताती है कि उसके सर पर चोट लगी थी जिससे उसकी यादाश्त चली गई है, किजुकी हिल सजाता है और कहता है कि तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुमने इतना मुश्किल पास्ट झेला होगा। यूमिको हंसकर कहती है, हाँ पर अब जिंदगी बड़ी एक्साइटिंग लगती है क्योंकि हर एक चीज नया जैसा महसूस होता है। किजुकी प्यार से मुस्कुराकर कहता है, हम अच्छे दोस्त बनेंगे। ऑफिस में जब यूमिको साकी से हेल्प मांगती है वो ऐसे भागती है जैसे तुम्हारा एक्स भागा था। यूमिको बाथरूम में बैठे खुद को डांटती है कि शायद वो सेल्फिश हो रही है। तभी उसे बाहर से कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो सिर्फ यूमिको को ही नहीं बल्कि साकी को भी बुरा भला कह रही होती है कि साकी वो तो काम नहीं बस ऑफिस में अटेंशन पाने के लिए अपना चेहरा लेके घूमते फिरती है। ये सुनकर यूमिको से बर्दाश्त नहीं होता, पर केबिन का दरवाजा तंग होने की वजह से वो मुश्किल से निकल पाती है। बाहर आते ही वो उन लड़कियों को डांटती है कि उन्हें साकी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और रही बात कंपैरिजन करने की, वो तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, और अगर फिर भी तुम्हें करना है तो टैलेंट को लेके करो ना। बाथरूम के बाहर से ये सब साकी सुन लेती है, पर शुक्रगुजार होने के बजाय वो इरिटेटेड फील करती है कि ये चुपचाप और उदासी थी तो सही था, क्या जरूरत है इसे बहस करने की। अपने डेस्क पर आकर यूमिको जब ड्रॉअर खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सारी नोटबुक्स गायब थी। जब वो घबरा कर इधर उधर ढूंढ रही होती है तभी मिजुनो आकर याद दिलाता है कि उसका प्रेजेंटेशन 4 बजे है। यूमिको जबरदस्ती मुस्कुराती है, यस बॉस आई एम रेडी, पर जैसे ही वो चला जाता है उसकी हिम्मत टूट जाती है। घड़ी देखती है ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। नोटबुक के बिना वो खुद को बिल्कुल डफर महसूस करती है।
वो सोचने लगती है कि क्या किसी ने चुराई होगी, लेकिन इसमें भी वो अच्छी बात ढूंढ लेती है कि चलो किसी को तो वो वैल्यूएबल लगा होगा। सपनों से बाहर आकर के वो सबसे पूछती है कि क्या किसी ने उसकी 10 नोटबुक्स देखी हैं। उधर लॉकर रूम में साकी वही नोटबुक्स छुपा रही होती है। जैसे ही रख के हटती है, मिजुनो आ पूछता है क्या तुम युमिको की प्रेजेंटेशन में मदद कर सकती हो, क्योंकि ये उसका इंसिडेंट के बाद से पहली बार है। साकी हिचकती है और पूछती है वैसे आपने युमिको का आइडिया ही क्यों चुना। मिजुनो बताता है कि डिपार्टमेंट को अभी बहुत ही बैडली हिट चाहिए और युमिको का अजीब सा कॉन्सेप्ट शायद ये उम्मीद हो सकता है। साकी पूछती है क्या आपने मेरे भेजे आइडियाज देखे थे। हाँ, और वो मैनेजमेंट को इम्प्रेस तक नहीं कर पाते। वापस डेस्क की तरफ आते हुए वो सुन लेती है कि युमिको सबकी मदद मांग रही है नोटबुक्स ढूंढने में। टीम में कुछ लोग कहते हैं कि शायद किसी ने वो चुराई होगी, पर प्लानिंग टीम का एक मेंबर कहता है हमारे डिपार्टमेंट से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। किसी और का प्रेजेंटेशन चुराना मतलब एक गिरा हुआ इंसान होना। ये सुनकर साकी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसके दिल में दर्द, शर्म और गिल्ट एकदम फैल जाता है और वो ऑफिस से भाग निकली थी। युमिको फैसला करती है कि नोटबुक के बिना ही प्रेजेंटेशन देगी, पर उसके दिमाग में चीजें आ ही नहीं रही थी। वो साकी से मदद मांगना चाहती है, पर उसका चेयर भी खाली था। काम पड़ने पे कुछ और लोग भी साकी को ढूंढने लगते हैं। फोन करते हैं पर कोई जवाब नहीं। तभी मिजुनो आता है पूछते हुए किसी ने साकी को देखा क्या। वो याद करता है उसके साथ सुबह वाली कन्वर्सेशन को कि उसके बात करते समय चेहरा सफेद पड़ गया था। युमिको पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे साकी को हर्ट हुआ हो। मिजुनो कहता है शायद हाँ, मैंने उसके आइडियाज को बहुत ही साधारण बोला था। खैर, काम पे ध्यान दो। युमिको के दिल में बड़ी सी घबराहट उठती है। उसे लगता है कि वो साकी की एहसानमंद है और अगर उसे कोई चीज परेशान कर रही है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक कोवर्कर पूछता है हे, तुम्हारा प्रेजेंटेशन है ना। युमिको अचानक खड़ी होती है और बोलती है मैं अभी आती हूँ, और डिपार्टमेंट से सीधा भाग निकलती है साकी को ढूंढने। वो हर कमरा हर जगह ढूंढती है पर साकी कहीं नहीं थी। ओए मरीजों, साकी को देखा क्या। छोड़ो, तुम्हें तो अपना होश नहीं है। वो नीचे पार्क के पास उसे बैठे देखती है। युमिको भाग के उसके पास आती है, सांसें फूली हुई, पसीने में भींगी, कहती है लंच ब्रेक कब का खत्म हो गया है और ऑफिस में सबको तुम्हारी जरूरत है। पर साकी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस को मेरी अब कोई जरूरत नहीं और तुम मुझे यहाँ डांटने आई हो ना। ये कहते उसके हाथ से पेपर बैग गिर जाता है और युमिको की वही सारी नोटबुक्स जमीन पर बिखर जाती हैं। साकी घबराकर सोचती है कि अब युमिको उस पर बहुत गुस्सा होगी, पर युमिको एकदम से कहती है अरे वाह, तुम्हें मिल गई मेरी नोटबुक्स। मुझे लगा ही था कि किसी को मिल गया होगा। साकी नाक सिकोड़कर बोलती है तुम बेवकूफ हो, इसे मैं चुराई थी। और जब युमिको से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, साकी टूटी हुई आवाज में बताती है कि इतनी पढ़ाई लिखाई और मेहनत के बावजूद वो हमेशा युमिको से हार जाती है। 2 साल से कंपनी में है पर उसका एक भी आइडिया कभी पास नहीं हुआ और युमिको तो अभी वापस आई है और उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। रोतू शक्ल बना के वो खुद को निकम्मा बताती है जिसका काम ऑफिस में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाने का रह गया है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं लौट सकती। पर युमिको उसका हाथ जोर से पकड़ कहती है हम दोनों साथ में चलेंगे क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और उसका दिल से शुक्रिया बोलती है कि साकी ही सबसे पहली थी जिसने उसकी मदद की जब वो यादाश्त खो करके ऑफिस में वापस आई थी। तो वो आगे कहती है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा साफ, सही और प्रेजेंट करने लायक होते हैं, ये कोई भी नहीं कर सकता। मेरे आइडियाज चाहे अच्छे हों पर मैं तेरी मेहनत देखकर बहुत हैरान होती हूँ, सच्ची। साकी आंसू में बह जाती है और दोनों हाथ पकड़कर ऑफिस की तरफ चल देते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है तेरे हाथ तो मार्शमैलो जैसे सॉफ्ट है। ऑफिस पहुंचते ही मिजुनो दोनों को डांटता है कि बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे, जल्दी से काम पे लगो, प्रेजेंटेशन में सिर्फ 1 घंटा बचा है। युमिको और साकी एक दूसरे को हाई फाइव देते हुए कहते हैं इतना भी बहुत है। कुछ कोवर्कर साकी को बुलाते हैं पर साकी पलटकर कहती है आज नहीं, आज युमिको की प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर प्यार से मुस्कुराकर बोलती है आज से मैं किसी के लिए कॉफी नहीं बनाने वाली। साकी युमिको से कहती है कि मैं प्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट निकालती हूँ, तू अपने लाइंस याद कर। और युमिको तुरंत रिहर्सल शुरू कर दी थी। सब कुछ सेट हो जाता है पर साकी याद दिलाती है जब तक प्रेजेंटेशन अप्रूव ना हो खुशी नहीं मनानी चाहिए। दोनों हाथ पकड़कर प्रे करती हैं। तभी खबर मिलती है कि एग्जीक्यूटिव्स तैयार हैं। हो, मेहमान आ गए। सब मीटिंग रूम में जाने लगते हैं और युमिको हैरान रह जाती है जब वो किजुके को देखती है। साकी धीरे से बताती है कि वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। युमिको फ्रीज हो जाती है, ऑकवर्डली वेव करने की कोशिश करती है पर किजुके ध्यान नहीं देता। किजुके मिजुनो को ग्रीट करता है पर मिजुनो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। युमिको पूछने वाली होती है कि आप वाइस प्रेसिडेंट से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। साकी कहती है चुप रह मोटी, कितना चुल रहता है तुझे हर एक चीज नोटिस करने का। प्रेजेंटेशन शुरू होता है। युमिको पूरी हिम्मत से समर फ्लेवर्ड चिप्स का आइडिया इंट्रोड्यूस करती है। वो सैंपल भी रखती है, नीला जैपनीज सोडे के जैसा फ्लेवर्ड, जो समर की फीलिंग देने के लिए बनाया गया था। सबसे पहले किजुकी उसे टेस्ट कर कहता है चिप्स में फ्लेवर कम है और देखने में भी खास नहीं है।
साकी और मिजुनो समझ जाते हैं गई भैंस पानी में। पर यूमिको अचानक खुशी से मानती है कि वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी सैंपल बेकार है ना कि आइडिया। वो खुद की तारीफ करते हुए बताती है कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। यूमिको यहाँ किजुके को एक पल हंसी दबाते हुए देखती है, फिर वो सीरियस सा चेहरा बना लेता है। हाँ, 2 दिन का वक्त दिया जाता है सैंपल को सुधारने के लिए। जो सुन सभी खुश हो जाते हैं। शाम को दोनों लड़कियां जश्न मनाती हैं। यूमिको सोचती है कि शायद ऐसी जगह साकी को पसंद नहीं होगी, पर साकी मुस्कुराकर कहती है, मुझे ये पसंद है और तुम साथ हो तो और भी अच्छा लग रहा है। यूमिको खुशी से चमक उठती है, पर साकी याद दिलाती है कि आइडिया पास होना काम खत्म होना नहीं होता, अभी बहुत काम बाकी है। बातें किजुकी पर आ जाती है। यूमिको कहती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से थोड़ा जवान नहीं लगता और पूछती है कि क्या वो प्रेसिडेंट का बेटा है। साकी बताती है कि किजुके पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट में था और मिजुनो के साथ काफी क्लोज था, पर जब किजुके को प्रमोशन मिला मिजुनो का बिहेव थोड़ा कोल्ड हो गया। फिर साकी बताती है कि किजुके प्रेसिडेंट का बेटा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट की तो एक बेटी है और वो मिजुनो की बीवी है। और अफवाह ये है कि मिजुनो को वाइस प्रेसिडेंट बनना था, पर पोस्ट किजुकी को दे दी गई। फिर साकी आधी हंसी में एक और तेज गॉसिप बताती है कि मिजुनो की बीवी का चक्कर किजुकी से चल रहा है और शायद उसने ही अपने डैड से सिफारिश की होगी। साकी कहती है, वैसे ये तो सब ऑफिस की गॉसिप्स हैं, पर मुझे लगता है कि मिजुनो और उसकी बीवी साथ नहीं रहते। यूमिको को यकीन नहीं होता क्योंकि किजुकी उसे बहुत ही अच्छा और नरम दिल वाला लगता है, पर फिर उसे याद आता है आज सुबह किजुकी से उसे हाय करना और उसका कोई रिस्पॉन्स ना देना। उसके दिल में उलझन बढ़ जाती है। खैर, दोनों फैसला करती हैं कि अगले प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाने में अपनी पूरी जान लगा देंगे। अगली सुबह यूमिको पार्क की तरफ जाती है जहां वो आमतौर पर किजुकी से मिलती है, पर आज वो वहां नहीं होता। निराश होकर वो ऑफिस की तरफ चल पड़ती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि किजुकी प्लानिंग डिपार्टमेंट से निकल रहा है। जब यूमिको अपने कोवर्कर को गुड मॉर्निंग बोलती है, सब उसे अजीब डरा हुआ सा चेहरा दिखाते हैं। वो बताते हैं कि किजुकी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और उसके लिए एक आइस केस छोड़कर गया है। यूमिको ख्वाबों में खोकर सोचती है शायद ये उसे इनकरेज करने के लिए उसका प्यारा सा अंदाज होगा। सब लोग आइस केस के आसपास जमा हो जाते हैं। जब यूमिको डब्बे का ढक्कन खोलती है तो सब हैरान रह जाते हैं कि वो सभी के लिए सोडा बोतल्स रख के गया है। तनाव हल्का पड़ जाता है और सब लोग सोचने लगते हैं कि शायद किजुकी इतना भी बुरा इंसान नहीं है। पर साकी फिर भी परेशान रहती है। वो सबको याद दिलाती है कि उनकी प्रेजेंटेशन को फिर से बनाना है और कल डेडलाइन है। वो बोलती है कि काश हमें रिफ्रेशमेंट की जगह सैंपल बेटर करने का कोई हिंट मिल जाता। एक कोवर्कर बोतल खोलते हुए कहता है, सॉल्यूशन ढूंढना तो तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम है ना। तभी ड्रिंक छलककर फ्लोर पर गिर जाती है। यूमिको उस चमकदार झाग को घूरते रहती है और उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वो साकी को लेकर रिसर्च लेबोरेटरी में आती है जहाँ यूमिको अपना नया कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहती है। दोनों पूरा दिन और पूरी रात मेहनत करते हैं, मिलाते हैं, टेस्ट करते हैं, चख कर देखती हैं। सुबह तक थकान के बावजूद दोनों एक दूसरे को हाई फाइव देती हैं कि उन्होंने 24 घंटे में बिना रुके पहले सैंपल से कई गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकाला है। मीटिंग शुरू होती है। हर एग्जीक्यूटिव के सामने नए चिप्स का एक छोटा सा बॉल रखा जाता है। किजुकी पहला बाइट लेता है और इस बार उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं क्योंकि चिप्स चमकदार कुरकुराहट के साथ टेस्टी भी था। किजुकी प्रेसिडेंट के करीब झुककर कहता है, ये प्रोडक्ट रिस्की तो है पर कोशिश करने लायक भी। आखिरी फैसला उस पर ही था और किजुकी प्रोडक्ट को अप्रूव कर देता है। जब वो बिल्डिंग से निकलने वाला होता है, यूमिको उसे आवाज देती है। वो माफी मांगता है कि सुबह पार्क में वो नहीं आ पाया क्योंकि वो सभी के लिए सोडा बोतल लेने गया था। यूमिको उसका शुक्रिया करने लगती है, पर किजुकी कहता है, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, तुम्हारी उम्मीद भरी सोच को जो मुझे भी मेहनत करने का जज्बा देती है। वो कहकर निकलता है कि अगले दिन से वो पार्क में उसी टाइम पर जरूर वहाँ दिख जाएगा। किजुकी के जाते ही यूमिको खुशी से शक्तिमान बन जाती है। अब उसे लगने लगता है कि उसके बारे में हो रही सारी बातें अफवाह हैं। वो किसी भी वैसे चक्कर में शामिल हो ही नहीं सकता। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और अब वो किजुकी के मुंह से ही सब कुछ सच जानना चाहती है। तभी अचानक एक अजीब आदमी उसे आवाज देता है और वो घबरा कर मुड़ती है। वो अपना इंट्रो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरह देता है, ये कहते हुए कि तुम पूछताछ के लिए नहीं आई तो मुझे ही आना पड़ा। यूमिको को वो फोन कॉल याद आता है और वो माफी मांगती है कि सर मैंने तो बोला ही था कि मुझे कुछ याद नहीं और आपने ही तो कॉल कट किया था। मोटोकी कहता है, नहीं वो मेरा असिस्टेंट होगा। सही वक्त पर तानीगावा बिल्डिंग में दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाकर बोलता है, हाँ सर मैं आपको बताना भूल गया। लोगों का अटेंशन आता देख मोटोकी एक कैफे में यूमिको को ले आता है। वो बताता है कि उसका छत से गिरना खुदकुशी नहीं मर्डर हो सकता है। ये गहरी दुश्मनी लगती है। यूमिको उसे गहरा करेला समझ लेती है और उसे भूख लग जाती है। तानीगावा करेक्ट करता है कि कोई शख्स है जो तुमसे वाकई नफरत करता होगा। वो पूरा मामला समझाते हैं और बताते हैं कि घटना शाम 4 बजे के करीब एक सुनसान होटल में हुई थी जो ना यूमिको के घर से रिलेटेड था और ना ही ऑफिस से।
और कोई उन्हें गवाह भी नहीं मिला। वो उससे पूछते हैं कि उसकी जिंदगी में कौन कौन है, क्योंकि रिकॉर्ड में दिखाता है कि युमिको के ना दोस्त है और ना ही वो कोई रिलेशनशिप में है। युमिको कहती है, ये रिलेशनशिप वाली बात क्यों याद दिलाते हो सर? मुझे इतना याद है कि मेरी याददाश्त चली गई है। वो उन्हें अपना आइडिया नोटबुक निकाल कर देती है। पेजेस पलटने पर मोटोगी को कुछ जगह खुद पर नफरत भरी चीजें लिखी हुई दिखती हैं। वो कहती है, बाईं तरफ पुराने वाली युमिको की खुद से नफरत भरी लिखावट है और दाईं तरफ नई युमिको की हिम्मत भरने वाली लिखावट। कोवर्कर्स के बारे में पूछने पर युमिको बताती है साकी उसकी दोस्त है, जैसे किसी मुकाबले की साथी, युताका एक खुशमिजाज साथी और मासाकी को वो जो हमेशा उसका ख्याल रखती है, और चीफ मिजुनो ठहरा हुआ पानी जिसमें कंकड़ नहीं मार सकते पर मेरे आइडियाज को हमेशा सपोर्ट करते हैं। आखिर में मोटोकी किजुकी का जिक्र करता है कि उसके साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। युमिको जोर देकर के कहती है कि उनकी बात तो सिर्फ काम के बारे में ही हुई थी, पर मोटोकी बताता है कि पुलिस को हाल ही में एक सूचना मिली है कि शायद किजुकी का मिजुनो की पत्नी के साथ अफेयर है। वो सोचकर बोलता है कि क्या पता किजुकी ऐसे ही आदत वाला आदमी हो जो औरतों पर हाथ मारे और अब तुम्हारे पीछे पड़ा हो। युमिको तुरंत इनकार कर देती है कि उसे अफवाह पर यकीन नहीं है और किजुकी बहुत अच्छा आदमी है और अगर वो मेरी तरफ आकर्षित भी हो जाए तो क्या बुरा है। मेरी खूबसूरती की कोई तो कदर करे। क्या करूं मैं इस लड़की का? हर कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना तुम समझ लेती हो। साकी भी शायद तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ताकि खुद को भी बेहतर दिखा सके, और मिजुनो ने भी शायद काम में कुछ गड़बड़ी की होगी जिसकी वजह से उसे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं मिला और बीवी भी भाग गई। और ऐसा पॉसिबल है कि ये सब तुम्हारे पीठ पीछे अलग व्यवहार करते हो। आप डिटेक्टिव लोगों का माइंड कुछ ज्यादा ही चलता है। मैं यहाँ और थोड़ी देर बैठी ना तो आप मेरे माँ बाप को भी मेरा दुश्मन साबित कर दोगे। मोटोकी उसके पीछे आता है आवाज देते कि वो अपना नोटबुक भूल रही है और पूछता है कि तुम वो खुद को हसीन और खूबसूरत मजाक में बोल रही थी ना? युमिको कहती है नहीं। मोटोकी हंस पड़ता है, सुनो तुम मोटी हो और हसीन ये वर्ड तो बोलने से पहले तुम्हें सजा होनी चाहिए। तुम्हारा पहला वाला रूप इस बात को अच्छी तरह समझता था। अपमानित और गुस्से में भरकर वो अपनी नोटबुक छीन लेती है। वो डिटेक्टिव का बच्चा, खूबसूरत लड़कियों का मजाक बनाना उसका शौक है क्या? जब वो ऑफिस आती है उसका वार्म वेलकम होता है। सभी बताते हैं कि उसके आइडियाज की वजह से उनका लॉन्च किया गया प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा। साकी उसे मुस्कुराते हुए उसके नाश्ते के टेबल तक ले जाती है और युमिको का दिल बाग बाग हो रहा था। वो तसल्ली महसूस करती है कि उसके कोवर्कर्स वाकई में अच्छे लोग हैं। पर युताका एक नाशपाती काटने के लिए जैसे ही चाकू उठाता है, युमिको का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसके दिमाग में एक दबा हुआ दर्द भरा याद चिंगारी जैसा चमक उठता है। नीचे रख उसे दरिंदे। इसी दौरान जब मोटोकी पुलिस थाने लौट रहा होता है, तानीगावा रोता हुआ बताता है, हमारी जांच तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही सर। पर तभी वो देखकर हैरान होता है कि मोटोकी युमिको का फोन चुरा लिए है और यहाँ उसे वो फोल्डर भी मिल जाता है जिसमें किजुकी की ढेर सारी फोटोज थी। वो सोचता है हो ना हो ये लड़की ही गड़बड़ है जो यादाश्त भूलने का नाटक कर रही है। वो फोन तानीगावा को देते हुए कहता है, इसकी मिसिंग रिपोर्ट बनाओ और किजुकी पर नजर रखो। आप बहुत हरामी हो सर। अपने घर पर युमिको पूरे कमरे में फोन ढूंढती रहती है। वो सोचती है कहीं चोरी तो नहीं हो गया या शायद साकी ने लिया हो, क्योंकि एक बार पहले भी वो ऐसा कर चुकी है। पर फिर वो खुद को चांटा मार कहती है, नहीं ये साला उस डिटेक्टिव के संगत का असर है। मैं भी उसके तरीके से सोचने लगी हूँ। अगली सुबह थकी हुई और परेशान वो पार्क में अकेली बैठी होती है क्योंकि उसका फोन ऑफिस में भी नहीं मिलता। तभी किजुकी उसे देख पूछता है, कैसा चल रहा है उत्पाद योजना विभाग? युमिको खिल उठती है, सब अच्छा चल रहा है और हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी मनाया। किजुकी कहता है, हाँ क्योंकि तुम्हारे नए आइडियाज लोगों को उम्मीद देते हैं। युमिको लाल पड़ जाती है, कहती है कि वो भी उससे उतना ही इंस्पायर होती है। उससे बात करके उसे हिम्मत मिलती है। वो महसूस करती है कि किजुकी से मिलने पर वो अपने सारे पास्ट भूलकर सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहती है। दूर खड़ा मोटोकी इन दोनों को देख सोचता है, इनके अंदाज काम वाले रिश्तों से तो काफी ज्यादा करीबी लगते हैं। तभी तानीगावा आकर के उसे एक फाइल देता है जिसमें पिछली रात की तस्वीरें थी। किजुके और हिरोको की पत्नी राको एक महंगी होटल में साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। बहुत अच्छा नकाब पहना है तुमने लड़के। उधर किजुके कहता है, अब मुझे काम पर जाना होगा और अपना पानी खत्म करता है। युमिको उसके डिसिप्लिन की तारीफ करती है। किजुकी हंसी में कहता है, पानी पीना तो अब आदत बन गया है और मुझे आजकल सांस लेना आसान लग रहा है तुम्हारी वजह से। युमिको पूछती है कि उसके वो घबराहट वाले दौरे कैसे थे। लोग मुझे बहुत ही काम और कंपोज्ड इंसान समझते हैं, पर ज्यादा टेंशन होने पर मैं अंदर से टूट जाता हूँ। पर तुमसे बात करके काफी हल्का और आराम महसूस होता है मुझे। युमिको खुशी से कहती है कि वो हमेशा उसकी बात सुनेगी। उसे जो कुछ भी शेयर करना हो बेझिझक कर सकता है। मैं सूरज की वो किरण बनना चाहती हूँ जो लोगों में अपनी ऊर्जा भरती है। किजुके हंसते हुए कहता है, शायद यही चीजें मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती हैं।
दोनों फिर बाय करते हैं और यूमिको सोचती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि किजुकी कभी टेंशन भी फील ना करे। ऑफिस पहुंचकर वो साकी से अपने गुमशुदा फोन के बारे में बताती है। साकी तुरंत कॉल लगाती है और साथ में ढूंढने का वादा करती है। यूमिको को साकी पर शक करने के लिए उसे बुरा लगता है और वो उसे गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद उसे रिसेप्शन से कॉल आता है कि कोई से मिलने आया है। नीचे तानिगावा खड़ा होता है। वो इधर उधर सर मोटोकी को ढूंढने लगती है। तानिगावा कहता है मैं अकेले आया हूँ। फिर उसे बाहर ला करके उसका फोन देते हुए बताता है कि फोन पुलिस ने ही जांच के लिए रख लिया था। यूमिको गुस्से में आ जाती है। माफ करना, वो सर मोटोकी आदत से मजबूर है। केस सॉल्व करने के लिए वो हद से भी गुजर जाते हैं। और जब उन्होंने किजुकी का फोटोज तुम्हारे फोन में देखा, उन्हें लगता है कि तुम भूलने की बीमारी का नाटक कर रही हो। यूमिको घबरा जाती है कि शायद बिना इजाजत तस्वीरें लेने पर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मैं नहीं, वो तो पुरानी वाली थी। तानिगावा उसे तसल्ली देता है कि वो उसे गिरफ्तार करने नहीं आया है, बस सच जानना चाहता है। वो कहती है मुझे नहीं पता कि मेरा पुराना रूप ऐसी फोटोज क्यों लेगा, क्योंकि अगर ये आज वाली को फोटो लेना होता तो वो तो खुलकर लेती, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ। तानिगावा एक फोटो निकाल पूछता है क्या वो इस लड़की को जानती है? ना, मेरे ऑफिस में तो कोई इतना उदास नहीं है। तानिगावा कहता है ये तुम्हारी ही तस्वीर है। क्या? इतना उदास चेहरा और बेजान आंखें। पर जब वो फोटो को करीब से देखती है तब उसे भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये वही है। जाते वक्त तानिगावा गलती से अपना इन्वेलप गिरा देता है और यूमिको का नजर उन फोटोज पर चला जाता है। उसमें राको की शक्ल कहीं जानी पहचानी उसे लगती है। जब वो पूछती है कि पुलिस के पास किजुकी की फोटोज क्यों हैं, तो तानिगावा मानता है कि उसे फॉलो करने का ऑर्डर मिला है, क्योंकि वो यूमिको के करीब लग रहा था। यूमिको पूछती है क्या पुलिस मेरे मर्डर अटेम्प्ट का सस्पेक्ट उसे मान रही है? तानिगावा जैसे ही कहता है हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो इस दुनिया का सबसे दयालु और ईमानदार आदमी है जो किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। जाते हुए वो कहती है किजुकी को फॉलो करना मोटोकी अगर बंद नहीं करेंगे तो ये मोटकी सनक जाएगी। उसके जाने के बाद तानिगावा कहता है आपने सुन लिया ना सर? और कॉल पे मोटोकी कहता है हाँ। उधर यूमिको रेस्ट रूम में जाकर के खुद को शांत करने की कोशिश करती है। आईने में अपना चेहरा देखते हुए वो सोचती है क्या मैं फिर से उन्हीं परिस्थितियों की तरफ तो नहीं बढ़ रही? जितना ज्यादा वो खुद को देखती है, एक डर उसमें जन्म लेने लगता है। वो रेस्टरूम से भाग निकलती है और सीधे बिल्डिंग से बाहर दौड़ लगाती है। किजुकी उसे ऐसे देख आज का सारा काम अपने असिस्टेंट को संभालने बोल उसके पीछे भागता है। इधर यूमिको बारिश में भीगते हुए पार्क में बैठी होती है। किजुकी आखिर उसे ढूंढ लेता है और वो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे डर है कि मैं फिर से पुरानी यूमिको बन रही हूँ। मेरी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है। मैं खुद को फिर से वैसा ही बना रही हूँ जैसा मैं कभी नहीं बनना चाहती। किजुकी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम वैसे ही लग रही हो जैसा हमेशा दिखती हो। दोनों बैठकर बातें करते हैं और यूमिको अपना डर बताती है कि पुरानी फोटोज ने उसके अंदर का डर फिर से जिंदा कर दिया है। किजुकी कहता है तुम्हें पता है मैंने भी तुम्हारी एक पुरानी फोटोज देखी थी जब स्टाफ एक्सीडेंट की खबर मुझ तक पहुंची थी, और सच कहूँ तो पहली नजर में मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। और सुनो, ये यूमिको ही असली यूमिको लगती है, और अगर यादें वापस आएंगी भी तो ये वाली यूमिको कहीं नहीं जाएगी और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। यूमिको की आंखें भर आती हैं, पर तभी एक असिस्टेंट आता है और किजुकी कहता है हाँ, प्रोडक्ट पे काम करो, मैं लॉन्च का इंतजार कर रहा हूँ। यूमिको अब अपने लिए ना सही किजुकी पर से इल्जाम हटाने के लिए खुद के कातिल का पता लगाने का फैसला लेती है, और इसमें सिर्फ उसकी पास्ट सेल्फी मदद कर सकती है। वो खुद को देख के एक स्माइल करती है और तभी उसके दिल में एक बलून फूटता है। उधर राको एक अपार्टमेंट में छिपकर बैठी होती है, डर के मारे कांपते हुए। जब लगातार डोरबेल बजते रहती है वो किजुकी को फोन करके मदद मांगती है, पर वो वहाँ नहीं होता। डर के मारे वो किसी और को कॉल करती है। इधर वापस आते हुए यूमिको सोचती है किजुकी कितना दयालु है, वो किसी गलत चीजों में शामिल हो ही नहीं सकता। ऑफिस पहुंचते ही पूरा विभाग चिल्लम चिल्ली में होता है। जब वो पूछती है कि क्या हुआ, मोदी हार गए क्या, बताया जाता है कि फ्लेवर चिप्स अब शायद ना बन पाए क्योंकि तूफान की वजह से उनके आसपास के सारे आलू के खेत बर्बाद हो गए हैं। वो लोग बोलते हैं कि बिक्री वाली टीम जितना कर सकती है कर रही है, पर वो सारे नॉर्मल चिप्स बनाने में आलू चले जाएंगे, इसलिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना अभी उनकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती। मिजुनो अचानक बोल देता है कि वो होकाइडो जाएगा। यूमिको कहती है कि मैं भी चलूंगी, क्योंकि ये मेरा आइडिया था तो इसको सक्सेस बनाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। इस प्रॉब्लम को मैं अपने दिमाग और खूबसूरती से सॉल्व करूंगी। मिजुनो कहता है दिमाग का मान सकता हूँ, खूबसूरती की गारंटी मैं नहीं ले सकता। तैयार होते वक्त साकी उसे संभलने को बोलती है कि शायद रात भर रुकना भी पड़ सकता है। यूमिको के दिमाग में तुरंत अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, क्या मेरी वर्जिनिटी खतरे में होगी?
चिंता मत करो, मुझे कुंफू कराटे सब आते हैं। साकी कहती है, आग लगे चाहे बस्ती में, ये रहेगी अपनी मस्ती में। बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात किजुकी से होती है, जो उनके बैग्स देख पूछता है, क्या मैं भी चल सकता हूँ? पर मिजुनो बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। युमिको तुरंत किजुकी का हाथ पकड़ आश्वासन दिलाती है कि चिंता ना करो, हम संभाल लेंगे और मैं सभी के लिए गिफ्ट भी लेके आऊंगी। वो तुरंत से होकाइडो के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचते ही युमिको दूर दूर आलू के खेत देख करके हैरान हो जाती है। जाओ यहाँ से, मेरा आलू बिकाऊ नहीं है। मिजुनो समझाने की कोशिश करता है, पर किसान कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके आलू जंक फूड में बदलें। वो और वजह बताने लगता है, पर तभी उसकी नजर युमिको पर पड़ती है और वो पूछता है, क्या ये योशिको है? युमिको उसे बताने लगती है कि नहीं, मैं युमिको हूँ, पर मिजुनो उसे बीच में रोक लेता है। तभी युमिको को एक बहुत ही मजेदार खुशबू आती है। किसान उन्हें बताता है कि उसने अभी अभी ताजे आलू उसने हैं। वो एक आलू प्यार से उठाता है और बोलता है कि उसने आलू योशिको का फेवरेट था। युमिको टेस्ट करती है, उसे भी काफी अच्छा लगा था। इसके बाद वो फ्रेश आलूओं की ढेर के पास जाकर के उनके शेप्स देखने लगती है। ये कितने डिजाइन्स वाले हैं। किसान बोलता है कि आमतौर पर लोग ऐसे भद्दे आलू पसंद नहीं करते। युमिको बोलती है, पर ये हमारे यूनिक पोटैटो चिप्स आइडिया के लिए परफेक्ट होंगे। मिजुनो तभी कहता है, अगर आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ढंग बेढंग सारे आलू खरीद लेंगे। कुछ देर सोचने के बाद किसान मान जाता है। निकलने से पहले युमिको पूछती है, वैसे ये योशिको कौन है जिसकी आप जिक्र कर रहे थे? किसान बताता है कि योशिको उसकी प्यारी जंगली सुअर थी। इतनी बेइज्जती तो मैं नहीं करता इसकी। जल्दी चलिए सर, वरना मैं अपना आपा खो दूंगी। वो ढेर सारा शॉपिंग करती है, फिर भी ये कह रही थी, मैंने तो अपनी खूबसूरत बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ खरीदा ही नहीं। इरिटेट होने के बावजूद भी मिजुनो उसकी मदद करता है और दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ वो खुशी खुशी ठूस रही होती है तो मिजुनो से याद दिलाता है कि सेलिब्रेट करने का भी टाइम नहीं आया है, अभी बहुत काम बाकी है। फिर भी वो उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि किसान शायद नहीं मानता अगर युमिको ने वो आइडिया नहीं दिया होता। युमिको कहती है, शायद उसे मेरी खूबसूरती पसंद आ गई होगी। भले ही उसने मुझे सुअर कहा हो, लेकिन वो स्टीम्ड बटर आलू तो मेरा फेवरेट बन गया है। वैसे आपका फेवरेट खाना क्या है सर? उसे तुरंत लगता है कि शायद ये पर्सनल हो गया। मुझे मीट और पोटैटो स्ट्यू पसंद है। युमिको एक्साइटेड हो जाती है कि मिजुनो उससे खुलकर बात करना चाहता है। वो पूछ लेती है कि क्या आपकी वाइफ आपके लिए खाना बनाती है? मिजुनो बताता है कि कुकिंग तो उसकी वाइफ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर पहली बार उसने जानबूझकर मुझे नमकीन खाना खिलाया था। युमिको मुस्कुराकर बोलती है कि यही तो प्यार होता है सर। फिर वो पूछती है कि आप इतने सख्त क्यों रहते हैं, जबकि आप लाइट भी तो रह सकते हैं। मिजुनो कोई जवाब नहीं देता, तो युमिको मजाक में उसे चेहरे से खुद को रिलैक्स करने के तरीके दिखाने लगती है। अब उसकी हरकतों से मिजुनो चिढ़ने लगता है और इस चीज को देख करके वो और मजे लेती है। यहाँ उसकी हंसी में मिजुनो को अपनी बीवी की हंसी नजर आती है। स्टेशन से उतरते वक्त वो कहती है, किजुकी से आप थोड़ा नरमी से पेश आइए, वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, और आपको अपनी बीवी पे इतना तो भरोसा रखना चाहिए। हो सकता है वो कोई चीज से परेशान हो। फिर वो उसका शुक्रिया बोल करके घर को निकल लेती है। अकेला खड़ा मिजुनो सोचता है, राको ने एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी, तो क्या उसकी परेशानी मैं हूँ? अगली सुबह युमिको पार्क में किजुकी के लिए नूडल्स लेकर के आई थी, पर उसकी जगह उसका सेक्रेटरी मिलता है। वो एक चिट्ठी देता है और उसमें किजुकी बिजनेस ट्रिप सफल होने पे बधाई दिया था, और लिखता है कि वो कुछ दिन पार्क नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बहुत बिजी रहने वाला है। उसमें अपना ईमेल भी देता है ताकि युमिको कभी भी उसे कांटेक्ट कर सके। युमिको खुशी से चीख पड़ती है और नूडल्स सेक्रेटरी को बोलती है किजुकी तक पहुंचा देने। उसके जाते ही वो सोचती है कि किजुकी को मैसेज भेजो क्या, पर तुरंत रुक जाती है ये सोचते हुए, खूबसूरत लड़कियां पहले मैसेज नहीं करती। भाई कॉन्फिडेंस हो तो युमिको जैसा, वरना ना हो। अच्छा सुनो, ये स्टोरी कैसी लगी बताओ, कि क्या तुम्हें इसके आगे के पार्ट चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वाइड ऑडियंस इसे पसंद करेगी। सो कमेंट करो भर भर के अगर इसके आगे के पार्ट चाहिए हो तो। बाकी मैं मिलूंगा अगले किसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।